बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो बेसिकली स्टोरेज क्लासेस हमने 4 तरह की डिस्कस की थी। ठीक है, इनमें से हमें आज की क्लास में जो 3 रिमेनिंग स्टोरेज क्लासेस हैं उनको डिस्कस करना है। हम लोगों ने लोकल या ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो लास्ट क्लास के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। बेसिकली हमने देखा था कि स्टोरेज क्लास का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम में कहाँ पर एक्सेसिबल है, प्लस हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, ठीक है, कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और कब तक एक्सेस कर सकते हैं। ये 2 टर्म्स किससे रिलेटेड है? स्टोरेज क्लासेस से। ठीक है, अब देखें आज की अगर बात करें आज की क्लास की, तो बेसिकली हमें डिस्कस करना है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो देखिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मेन जो हम लोग यूज करते हैं, हालांकि हम स्टोरेज क्लासेस को स्टैटिक के केस की अगर मैं बात करूं तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन इसका यूज हम फंक्शन के साथ करते हैं। ठीक है, कि हमने फंक्शन में क्या कर दिया, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया। मैं यहाँ पर C++ की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्टैटिक के केस में ऐसे ही यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, विजिबिलिटी और लाइफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले इन 2 टर्म्स को समझने से पहले यहाँ पर इसका बेसिक सिंटेक्स जो है वो देख लेते हैं। सिंपल जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हमें स्टैटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, सबसे पहले शो एक फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो कॉल किया है तो डेफिनेटली हमारे पास में जो शो फंक्शन है, ठीक है, उसका कोड मेन से जस्ट ऊपर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी प्रोटोटाइप नहीं दिया। तो ध्यान दीजिएगा इस केस में जब शो फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्टैटिक जो है उस तरह के का यानी कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। कैसे पता चल रहा है? जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, उसके सबसे पहले हमने स्टैटिक कीवर्ड को ऐड कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या, इससे ये होगा कि जब ये फंक्शन मेमोरी में ये पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है, तब तक इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब जो अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल में प्लस प्लस भी कर दें या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास में होल्ड रहेगी। कब तक होल्ड रहेगी? जब तक ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर स्टैटिक के एग्जीक्यूशन की, तो देखें सबसे पहले जो मेन से शो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर क्या हुआ, स्टैटिक एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने क्रिएट किया, इसकी वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब इनिशियलाइज करने के बाद मैंने सिंपली x की वैल्यू को क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब इस केस में नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आई मीन टू से कि इसके जस्ट बाद मैंने x में प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर जो स्टैटिक वेरिएबल है वो मेन में तो एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तब तक ये पर्टिकुलर स्टैटिक वेरिएबल रैम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब जब हमने एक बार शो फंक्शन कॉल किया तो डेफिनेटली x की वैल्यू 10 डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन अगर हम सेकंड टाइम वापस से शो फंक्शन कॉल करेंगे तो इस बार ये वेरिएबल नए तरीके से क्रिएट नहीं होगा। जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी, ठीक है, वही यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले। प्रीवियस वैल्यू सबसे पहले 10 असाइन की थी, 10 डिस्प्ले हो गई। फिर हमने इंक्रीमेंट किया था तो वही जो लास्ट इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी वही इस एक्स वेरिएबल में स्टोर रहेगी, और अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 11। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने आपको लोकल स्टोरेज क्लास का एग्जाम्पल करवाया था तो उस केस में यहाँ पर मैंने x में प्लस प्लस लिखा था। ठीक है, वो मुझे स्टैटिक स्टोरेज क्लास को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो उसीलिए मैंने आपके इस पर्टिकुलर केस में क्या किया था, x की वेरिएबल x की जो वैल्यू है उसमें प्लस प्लस किया था। ठीक है,
लोकल के केस में तो हर बार ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टैटिक स्टोरेज क्लास की, ठीक है, तो एक बार अगर हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास को यूज किया है और वेरिएबल क्रिएट किया है, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर लाइफ टाइम और वैलिडिटी का विजिबिलिटी का कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कहने का मतलब है लाइफ टाइम तो तब तक रहेगा जब तक कि हमारे पास में प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, और विजिबिलिटी का मतलब ये है कि वो लोकल विजिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू लोकल वेरिएबल। कहने का मतलब है कि मैं इस एक्स वेरिएबल को मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक तक लिमिटेड रहेगा। हमारे पास में स्टैटिक स्टोरेज क्लास का एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सटर्नल। हालांकि एक्सटर्नल वेरिएबल क्रिएट करना हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से क्रिएट होगा। तो देखें, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को अगर हमें यूज करना है तो एक्सटर्न कीवर्ड आप पुट करें, अदरवाइज आप यहाँ पर इस केस में सिंपली जो पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। अब इस केस में यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अगर एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है, ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट आई रिपीट कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने वहां पर उस केस में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इसका यूज बताया था। ठीक है, वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज भी था। अब देखें यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, इसको एक बार समझते हैं। यहाँ पर इस केस में सबसे पहले अगर हम बात करें शो फंक्शन के कॉलिंग की, तो देखिए शो फंक्शन कॉल हुआ, और जब ये पर्टिकुलर फंक्शन की कॉलिंग होगी तो इस केस में यहाँ पर x की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में मतलब x जो वेरिएबल क्रिएट किया था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो सिंपली x की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम शो फंक्शन कॉल होगा तो उसकी वैल्यू 20 डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसी फंक्शन में हमने क्या कर दिया, x में प्लस प्लस, तो होगा क्या एग्जैक्टली जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, ठीक है, पहले उसकी वैल्यू 20 थी, अब उसकी वैल्यू 21 हो जाएगी। तो अगर हम मेन फंक्शन में जाकर x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो उसकी वैल्यू 21 डिस्प्ले होगी। तो इस केस में यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम की बात की थी हमने, ठीक है, 20 हो गया था, देन 21 और 21 जब हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे x की वैल्यू को तो सिंपली 21 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब जब दोबारा से शो फंक्शन कॉल करेंगे तो अब इस केस में जो प्रीवियस वैल्यू थी 21 जो x की हो चुकी थी 21 वैल्यू, वही यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 21 को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 21 को डिस्प्ले करवाने के बाद जब वापस से अगर हम बात करें सिंपली x की वैल्यू की, ठीक है, तो देन मैंने उसमें क्या कर दिया, प्लस प्लस। दैट मीन्स अब जो 21 वैल्यू थी, ठीक है, वो सिंपली किससे रिप्लेस हो जाएगी, 22 से। और इसको हम स्ट्राइक थ्रू के थ्रू इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। अब अगर हम मेन में वापस से x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 22। तो ये सिंपली कंसेप्ट हो गया एक्सटर्नल वेरिएबल का। इसकी विजिबिलिटी पूरे प्रोग्राम तक रहेगी, और लाइफ टाइम की बात करूं तो प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में हम इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इसके बाद अगर हम बात करें रजिस्टर स्टोरेज क्लास की, ठीक है,
वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सारे के सारे कंसेप्ट सी जैसे ही हैं जैसा आपने सी में लास्ट ईयर स्टोरेज क्लासेस को पढ़ा था, जो सर ने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस की, तो बेसिकली सबसे पहले अगर हमें इस तरह की क्लास को क्रिएट करना है तो अगेन इसका सिंटेक्स ये रहेगा, जैसे हम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं वैसे ही हमें इसको क्रिएट करना है, प्लस हमें रजिस्टर कीवर्ड ऐड और करना है इसके जस्ट पहले। तो इस तरीके से ये रजिस्टर स्टोरेज क्लास बन गई। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल है वो किस क्लास को बिलोंग करेगा, रजिस्टर स्टोरेज क्लास को। इस केस में इनिशियली मैंने वैल्यू 10 असाइन की है, तो 10 वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, बस ये रजिस्टर स्टोरेज क्लास की बात हो गई। अब हमने ये तो देख लिया कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्या है। देखें, इसकी जरूरत की अगर मैं बात करूं, उसकी रिक्वायरमेंट की बात करूं, ठीक है, तो सिंपली हमें प्रोग्राम में कुछ ऐसे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है जो कि हमें फास्ट, मैं यूं कहूं कि प्रोग्राम में बार बार यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स को सिंपली अगर हम रजिस्टर की स्टोरेज क्लास का पार्ट बनाएं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल रैम में क्रिएट ना होकर कहाँ क्रिएट होते हैं, रजिस्टर। हमारे पास में मेमोरी का एक और टाइप भी होता है, जैसे हम लोगों ने रैम पढ़ा था, कैश मेमोरी पढ़ा था, वैसे ही रजिस्टर्स भी हमारे पास में मेमोरी का ही पार्ट होता है। तो उसमें वो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं कब, जब हम वेरिएबल्स के पहले रजिस्टर कीवर्ड ऐड करें। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें लाइफ टाइम और विजिबिलिटी की, तो वो दोनों सेम ही रहेगी जो कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के केस में हमने देखा था। ठीक है, तो ये बात हो गई रजिस्टर स्टोरेज क्लास की, और कोई डाउट हो तो पूछ लें, अदरवाइज स्टोरेज क्लास टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। यस, कस करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास में इनलाइन फंक्शंस। अगेन ये सी प्लस प्लस का एक नया टॉपिक है जो कि आप लोगों ने सी में नहीं पढ़ा था। अब इनलाइन फंक्शन के केस में मैं सिंपल इतना कहना चाहूंगी, जैसा काम मैक्रो करते हैं वैसा ही इनलाइन फंक्शंस करते हैं। आई मीन टू से, यहाँ पर ये फंक्शंस तो हैं, नॉर्मली हम रिटर्न भी करवा सकते हैं, जैसे फंक्शन हम क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारे पास में इनलाइन फंक्शंस है, लेकिन मैक्रो और इनलाइन फंक्शन को हम दोनों को सेम कह सकते हैं उनकी वर्किंग के केस में। कैसे, कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो देखें यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट को यहाँ पे प्लेस किया है कि जैसे ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो कंपाइल टाइम पे, सबसे पहले एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइल टाइम होगा। ठीक है, तो उस केस में इनलाइन फंक्शन की जो कोडिंग है वो क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। मैं सिर्फ वर्किंग की बात कर रही हूँ कि मैक्रो और इनलाइन फंक्शन की जो वर्किंग है वो सेम रहेगी। ठीक है, बाकी जैसे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं कि वो रिटर्न करते हैं, उनका डेटा टाइप होता है रिटर्न का, वैसा ही यहाँ पर इनलाइन फंक्शन के केस में होता है, लेकिन वर्किंग इनकी मैक्रो जैसे होती है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर भी पुट किया है, कैसे क्या होगा देखते हैं। तो देखें, कुछ ऐसे फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं जहां पर हमें ज्यादा कुछ कोड नहीं लिखना, सिंपली कुछ इनपुट लेने का काम करना होता है, या सिंपली कुछ दो चार स्टेप्स या स्टेटमेंट्स हमें अगर पुट करने हैं, तो हम इस तरह के फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इनलाइन फंक्शन का मेन यूज हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट पे स्विच करेंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ पर इसका जो सिंपली यूज है वो ये रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक इनलाइन फंक्शन क्रिएट किया है। क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ये, जैसे मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, उस पर्टिकुलर फंक्शन से जस्ट पहले आपको इनलाइन कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ये सिंपली फंक्शन इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। अब इसका यूज क्या है, इसका कॉलिंग का तरीका क्या है, देखें, जैसे हमारे पास में प्रिंट फंक्शन जब कॉल होगा, ठीक है, तो बेसिकली एग्जीक्यूट होने से पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो उस केस में कंपाइलेशन के टाइम ही
ये पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन की जो कोडिंग है, यानी कि ये जो कोडिंग है वो कहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, इस जगह पर। सेम मैक्रो में भी यही था, वैसे ही हमारे पास में इनलाइन फंक्शन में भी यही कंसेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, तो अब अगर आपने कोड बहुत ज्यादा लिखा है तो उस केस में क्या होगा, जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो पूरा का पूरा ब्लॉक, जो कोड एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक है, वो कहाँ पर उनकी कोडिंग प्लेस हो जाएगी, उस प्लेस पर जहां से अपने इनलाइन फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनलाइन फंक्शन का यूज रहेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में इनलाइन फंक्शन वापस से आएंगे तो आपको एक नया यूज देखने को मिलेगा। बाकी कंसेप्ट यही है कि जब आपके पर्टिकुलर फंक्शन में लूप, या मैं यूं कहूं कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है वो बहुत छोटा है, ठीक है, ज्यादा कुछ कंडीशंस वगैरह हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम उन फंक्शंस को इनलाइन बना सकते हैं। और ज्यादा बड़ा कोड है तो आप सिंपल फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल फंक्शन क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, प्लस इसका ये फायदा भी है कि बार बार अगर आप एक से ज्यादा बार क्या कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक बार और प्रिंट फंक्शन को मुझे इस तरीके से कॉल करना है, ठीक है, तो बार बार प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच नहीं होगा कि पहले वो यहाँ जाए देन वापस से यहाँ पर आए। ठीक है, तो स्विचिंग वाला जो कंसेप्ट है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर इनलाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो सिंपली प्रोग्राम के जो स्विचिंग ओवरहेड है कि सबसे पहले अगर जैसे ही फंक्शन कॉल करते हैं वो यहाँ पर जाएगा, फिर कॉल होगा, देन वापस से मेन में स्विच होगा, तो इसको रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हम इनलाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कोड है वो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन उस पर्टिकुलर प्लेस पर, कहाँ पर, जहाँ से वो इनलाइन फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इसका यूज है। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो आता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है, कमांड लाइन से पहले हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर कमांड लाइन पे स्विच करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कांस्टेंट की, जैसे हमने मैक्रो बनाना सीखा था, ठीक है, मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले हेडर फाइल का जो सेक्शन है वहां पर हैश डिफाइन यूज करना होता था। लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो देखें कांस्टेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम कुछ ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू को हम प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज नहीं करना चाहते, तो हम सिंपली ऐसे वेरिएबल को क्या बना सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं। तो कांस्टेंट बनाने के लिए किसी भी वेरिएबल को आपको कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड करना होगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्लस हमने इसमें यहाँ पर वैल्यू भी असाइन कर दी। अब अगर हम एक बार वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है, तो उस केस में अगर हम प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में वैल्यू चेंज करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर क्या है, एरर है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। और अगर हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं तो सिंपली जो हमने असाइन की थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। और इसका यूज सिंपली इतना सा है कि ऐसे वेरिएबल हम क्रिएट करें अपने प्रोग्राम में जिनको कि चेंज नहीं करना हो, जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना हो, किसी एक्सप्रेशन का पार्ट हो, तो हम उसको कांस्टेंट बना सकते हैं। यस, अब अगर नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करें तो बेसिकली अब आता है हमारे पास में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, भावेश आपने उस दिन एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हमें क्या करना है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ में काम करना है, ठीक है, तो जावा में जैसे आपके पास में वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, वेर आर्ग्यूमेंट करके कंसेप्ट होता है, वैसा हमारे पास में सी प्लस प्लस में हम ऐसा कह सकते हैं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के केस में होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को क्यों यूज करें कि अगर हमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा देना है
और बहुत ज़्यादा वैल्यूज पे काम करना है, तो उस केस में ठीक है, अगर हमें काउंट बेसिकली वैल्यू जब दे रहे हैं तो उस केस में हम मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। किसको, कहाँ पर, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगेन ये कंसेप्ट भी सी जैसा ही है, तो इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में जैसे कि हमें पता है कि बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मेन का पार्ट होते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम हमारे पास में, हम उसको क्या करते हैं, इन्वोक होता है वो प्रोग्राम, तो ये आर्ग्यूमेंट हम मेन को सप्लाई कर सकते हैं, मेन को पास कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेन के आर्ग्यूमेंट्स की बात अगर हम करें तो वो सिंपली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। इस केस में मेन के दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के केस में, जैसे कि आप लोगों ने सी में देखा था कि एक तो काउंट के केस में एक काउंट के लिए होता है, और जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स है वो किस में जाके स्टोर होंगे, हमारे पास में एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे होती है। अब मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक आपको स्ट्रिंग जो है वो एक्सप्लेन नहीं की है। स्ट्रिंग हम अभी एक दो दिन बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले ही आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें जो ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है वो बेसिकली पॉइंटर एरे होती है हमारे पास में, ठीक है। और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं मेन फंक्शन को, वो सारे के सारे इसमें आके स्टोर होते हैं। प्लस वो सारे आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं, चाहे मैं सिंपली नंबर पास करूं या कोई भी नेम पास करूं, वो सारे के सारे इसमें स्टोर होंगे एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ये मेन का सिंटेक्स है जब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए।